हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट का जो अपडेटेड सिलेबस है उसकी बात करेंगे कि क्या है भूगोल में, और फर्स्ट पेपर दोनों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दोनों के सिलेबस की बात करेंगे और यहाँ पे किन किताबों से आपको पढ़ना है कि नेट आप आसानी से क्रैक कर जाएं। एक तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो सभी विषयों पे आपको यहाँ पे मैं सिलेबस दिखाऊंगा। उसके बाद हर एक जो यूनिट है, कंबाइंड कौन सी बुक अच्छी पड़ेगी, क्या एक ही बुक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारे जो आपके प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए, जो हम लोग कोर्स स्टार्ट किए हैं उसमें आपका पेपर 1 और ज्योग्राफी दोनों है, और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो के लिंक में ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो चाहे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, यहाँ पे जो दिया गया है, या फिर वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक, 8318011238। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, उसको आप क्लिक करके डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक। क्योंकि ये कक्षाएं जो है 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। और यदि आप खुद से करना चाहते हैं, आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट कर देते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा ही होगा, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, यानी कि पूरा जो सिलेबस है उसके सभी टॉपिक पे, थॉट और आपका परिवहन भूगोल, ठीक, प्रादेशिक भूगोल, कृषि भूगोल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, अधिवास और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, ठीक, प्रैक्टिकल वाला ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सब पे आपको क्या मिलेगा, हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और सभी टॉपिक पे आपको टेस्ट मिलेंगे। यूनिट वाइज टेस्ट भी हैं, ठीक, और डिस्कशन भी चलता ही है। प्लस जो है यहाँ पे सभी यूनिट के अलग अलग PYQ भी कराए जाएंगे। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के जो भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट में या हायर एजुकेशन कमीशन में, अब देखिए ये जो कोर्स है आपके लिए हायर के लिए भी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, राजस्थान के लिए भी और हरियाणा में भी। हरियाणा में काफ़ी दिन से ही सुनाई दे रहा है कि 2500 समथिंग पद हैं, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी आई नहीं है, 17 में इसका पेपर एक बार हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, और कोर्स जो है जो हम कंप्लीट कराएंगे वो 6 मंथ में ही कंप्लीट करा देंगे, ठीक। जो आपका जून वाला एग्ज़ाम होने वाला है, तो उम्मीद है कि अप्रैल तक, ठीक, यानी मार्च लास्ट से अप्रैल तक जो है नेट का आपका फॉर्म भी आ जाएगा। उसके बाद उसका एग्ज़ाम जो आप जानते हैं कि जो साइकिल अभी डिस्टर्ब हुई है, तो अब की बार ये रेगुलर कर देंगे, तो जून और दिसंबर दोनों में एग्ज़ाम होना, नहीं जून में तो जुलाई में तो करा ही देंगे। तो यानी 6 महीने के अंदर, यानी जो आपका जून ये वाला एग्ज़ाम होगा तब तक आपका कोर्स 100% कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ है, यानी कि आप एक बार कोर्स लेके 2 बार नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जितना आपको यहाँ पे कराया जाएगा बस आपको उतना चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक। और पेपर 1 का भी टोटल यहाँ पे, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब सिलेबस पे। तो यहाँ पे आपको यूनिट तो दिख ही गया कि कौन कौन से यूनिट हैं इसमें, ठीक, और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ये सारी बातें हम उसमें करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कि जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की कौन सी बुक है और किस में आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा जो सिलेबस है, ठीक। और जो कोर्स आपको कराया जाएगा तो उसमें जितना सिलेबस है, सारे सिलेबस के सभी टॉपिक को वहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका टोटल जो है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। फ़िलहाल यदि आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे उपलब्ध है कि सबसे पहले तो आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस्ड करना होगा आपको, ठीक, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आप पा जाएंगे। और दूसरा चीज़ कि जो सिलेबस दिया गया, सभी सिलेबस को पूरा आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 यूनिट यहाँ पे मिलेगा आपको, और इसी 10 यूनिट से आपका 100 प्रश्न इसमें आना है, यानी कि नेट में, ठीक। तो 10 यूनिट है, 100 प्रश्न आपका भूगोल में आ जाएगा, और फर्स्ट पेपर में भी आपका कितना है, 10 ही यूनिट है, ठीक। और इसी 10 से आपका यहाँ पे 50 प्रश्न आएगा, ठीक। तो जो मेरिट जाती है, पिछली बार की हम लोग बात करें तो 84, अब की बार भी यदि हम लोग बात करें तो यही 86-87 ऑलमोस्ट जो है OBC की नेट की मेरिट जाएगी। 90 के ऑलमोस्ट जो है आपका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 2 से 3 दिन में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, जो अभी एग्ज़ाम आपका हुआ है, ठीक।
तो आइए हम लोग बात करते हैं भूआकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी पहला है। जियोमॉर्फोलॉजी के लिए देखिए आप कौन सी बुक लेंगे, सबीन सिंह की ले लीजिए, ठीक। और क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, ये दोनों आपका सबीन सर की कंबाइंड बुक आती है, उसमें मिल जाएगा। या आप इसे DS लाल सर की ले सकते हैं, कोई एक किताब लीजिए, देखिए, ठीक। और पर्यावरण भूगोल में आप देखिए, पर्यावरण भूगोल के लिए आप ले सकते हैं सबीन सर की, या फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन की ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो किताबें आप पढ़ेंगे वो मानक किताबें हों, क्योंकि जब आपके परीक्षाओं में प्रश्न आता है नेट में ही, बाद में जब आपको ये देगा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो दृष्टि से आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक। जो पर्यावरण की आती है, पर्यावरण पारिस्थितिकी की दृष्टि की, उससे आप नहीं लगा सकते, ना तो आप परीक्षा वाणी की लगा सकते हैं, जबकि परीक्षा वाणी से ही पूरा सिलेबस मिल जाएगा और दृष्टि से भी मिल जाएगा। लेकिन सबीन सर की किताब से यदि आप पढ़ेंगे तो आराम से जो है उसको आप सोर्स के रूप में भी लगा सकते हैं, ठीक। अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल, तो अधिवास भूगोल आप ले लीजिए RC तिवारी सर का, ठीक। और जो जनसंख्या भूगोल है ये आप RC चांदना का ले लीजिए, ठीक। चांदना का ले लीजिए या SD मौर्य का ले लीजिए, क्योंकि SD मौर्य सर की जो भाषा लिखा है उन्होंने काफ़ी आसान भाषा है, ठीक। लेकिन जो ऑथेंटिक ज़्यादा मानी जाती है वो RC चांदना की है, SD मौर्य की भी ठीक ही है। और आर्थिक गतिविधि एवं क्षेत्रीय विकास का भूगोल, इसमें देखिए कई चीज़ें आपको पढ़ना है, इसमें आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक। और परिवहन भी उसमें पढ़ना है आपको, और रीजनल ज्योग्राफी भी पढ़ना है, तो उसको आगे हम सिलेबस में इनकी किताबों को देख लेंगे। चिंतन के लिए देखिए इन दोनों में, अब सोशल और कल्चरल के लिए आपका SD मौर्य ही ले लीजिए, पॉलिटिकल के लिए आप ले लीजिए RD दीक्षित की, या फिर सुदीप्ता अधिकारी की अगर मिल जाए तो आप उनका ले लीजिए, सुदीप्ता अधिकारी की ये आती है किताबें। तो थॉट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की देखिए शर्मा की आती है, और आप RC तिवारी की ले लीजिए। और इसमें देखिए रिमोट सेंसिंग DD चौनियाल की आती है, उसको आप ले सकते हैं। और अब इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लगभग जो आप किताबें खरीदेंगे अलग अलग करके, ये आपके पास तो रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 4 से 5 हज़ार रुपये कुल लग जाएंगे सारी किताबें, सारा पेपर और सब कुछ लेने में, ठीक। तो फिलहाल ये जो रहेगा ये आपका हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, तो हमेशा काम आपके लिए आएगा ही। भारत का भूगोल आप RC तिवारी का पढ़िए या फिर माजिद हुसैन का पढ़िए, ठीक। दोनों मानक किताबें हैं। क्लियर हुआ। और साथ ही साथ देखिए इसमें NCERT को फॉलो करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि NCERT में देखिए 11th और 12th की जो NCERT है इसको आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा। अब NCERT के नेक्स्ट डे से हम लोग क्लासेस भी यहाँ पे रखेंगे, और वो लाइव क्लासेस रहेंगी, तो आई थिंक 4 PM पे आपका यानी शाम 4 बजे जो है वो कक्षाएँ चलेंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और ये आपका मुख्य परीक्षा के लिए भी, क्योंकि आगे जो देखिए TGT की, LT की और GIC PGT वैकेंसी आनी ही है, ये तो तय है, ठीक। ये LT की अब जो आएगी उसमें 2 पार्ट कर दिए हैं कि प्री भी होगा, मेंस भी होगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल नोटिस नहीं आई है, लेकिन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है कि आयोग जो भी वैकेंसियाँ कराएगा सब में 2 एग्ज़ाम कराएगा, प्री और मेंस। तो NCERT आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप PCS की कर रहे हो, PCS में GS की भी आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भूआकृति विज्ञान में ये देखिए एकदम अपडेटेड सिलेबस है आपको जो कराया जा रहा है, ठीक। जियोमॉर्फोलॉजी में आप महाद्वीपीय प्रवाह है, प्लेट विवर्तन की है, आंतरिक एवं बाह्य बल है, अनाच्छादन एवं अपक्षय है, भूआकृति चक्र है, ढाल विकास का सिद्धांत है और उनका प्रक्रम है, ठीक। अब देखिए इसमें डेविस और पिंक दोनों को पढ़ना है, और डेविस और पिंक का दोनों कंपैरिजन भी पढ़िए, अलग अलग भी पढ़िए। ढाल विकास सिद्धांत को भी पढ़ना है। भू संचलन में आपको क्या पढ़ना है, भूकंपीयता यानी भूकंप, फलन, भ्रंशन, ज्वालामुखीयता। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि ज्वालामुखी नहीं लिखा गया है, ठीक, जबकि सिलेबस में यही लिखा जा सकता था। भूकंपनीयता लिखा है, जबकि सिलेबस में क्या लिखा जा सकता था, केवल भूकंप और ज्वालामुखी,
ठीक, ये नहीं लिखा गया। कारण ये है कि जो ज्वालामुखी है, केवल ज्वालामुखी नहीं बल्कि इससे संबंधित जो क्रियाएं हैं, उनके द्वारा जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, उनका जो प्रभाव है, ये सारी चीज़ें ज्वालामुखीयता में पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह से भूकंपीयता में भी ये चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक, इसीलिए केवल भूकंप, केवल ज्वालामुखी नहीं लिखा है। जबकि आगे यहाँ पे देखिए, ये स्थल निर्माण घटना हो गया। उसके बाद भूआकृतिक संकट के कारण, इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन है। यहाँ पे देखिए क्या है, ज्वालामुखीयता है, यहाँ पे ज्वालामुखी है, यहाँ पे भूकंप है, यहाँ पे भूकंपीयता है। तो ये वाला जो दोनों टॉपिक है, ये इसमें और इसमें ये दोनों आ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें आप समझ गए ना। चलिए आगे हम लोग बात करें तो इसके लिए कौन सी किताब आप लेंगे, सविन सर की ले लीजिए, उसमें आपको टोटल मिल जाएगा। या उनका फिजिकल ज्योग्राफी ले लेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, ये क्लाइमेटोलॉजी की अलग कोई किताब लेना चाह रहे हैं तो DS लाल ले लीजिए, उसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी दोनों मिल जाएगा। ठीक, और किस तरह के जो अब ट्रेंड चल रहे हैं एग्ज़ाम में NTA का, वो बदला पैटर्न है। तो इसलिए आप इसको भी फोकस करके चलिए कि प्रीवियस ईयर देखते रहिए और इसको समझते हुए कीजिएगा। अगला देखिए पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल में सारा चीज़ आपको जो मैं कराया हूँ, तो उसमें सब कुछ जितने टॉपिक हैं सब कराया भी हूँ। फिलहाल किताब यदि आप लेना चाहें तो सविन सर की ले सकते हैं। ठीक, तो पर्यावरण भूगोल उनका ले लीजिए। आपदा प्रबंधन का भी आता है, बायोज्योग्राफी भी आती है, उसको मत लीजिएगा। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, तो जनसंख्या में आपको हमने बताया। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या में जो सैंपल सर्वे है, ये आपका रिसर्च वाले टॉपिक से भी हो जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड है। ठीक, उसके बाद देखिए जनसंख्या भूगोल में जो ज़्यादातर प्रश्न आपसे देखिए जो पूछे जाते हैं, एक तो जननांकीय संक्रमण से पूछ लिए जाते हैं, दूसरा इसके जो सिद्धांत हैं, माल्थस, सैडलर, रिकार्डो। ठीक, जन्म दर, मृत्यु दर विश्लेषण, जनसंख्या प्रवास, तो ये विकसित और विकासशील देशों में जो जनसंख्या नीतियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको किताब में मिल ही जाएगा। और उसके बाद देखिए अधिवास भूगोल की हम लोग बात करें तो अधिवास भूगोल आप किसका पढ़ेंगे, RC तिवारी सर का पढ़िए। ठीक, या SD मौर्य का पढ़ लीजिए। तो SD मौर्य सर का भी पढ़ सकते हैं आप, RC तिवारी सर का भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ टॉपिक इसके हैं जो नहीं मिलेंगे किताबों में आपको। पहला तो इसमें देखिए नगरीय भूमि उपयोग, बर्गेस, हैरिस, उलमैन, हाइट का ये तो मिल जाएगा। ठीक, क्रिस्टल और लास का भी आपका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नगरीय भूमि उपयोग देखिए, उपयोग सिद्धांत और उपयोग मॉडल, बर्गेस, हाइट, हैरिस, उलमैन, ये भी आपका यहाँ पे काफ़ी हद तक उसमें मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन ये वाले जो हैं नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गोर्डन, सिल्डे, हेनरी, पिनेरी, सैडलर, लेविस, मम्फोर्ड का मिल जाएगा। सैडलर, सिल्डे, पिनेरी ये जल्दी नहीं मिलते हैं। ठीक, तो ये इन किताबों में है भी नहीं। क्लियर समझिए इसको कि ये आपको इन किताबों में मिलेंगे भी नहीं। तो आप देख सकते हैं और भी किताबें, उसमें जो भी किताब आप खरीदिए सिलेबस को अपने सामने रख के उसको उसके कंटेंट से मिला लीजिए। ठीक, तो यहाँ से जो अधिवास भूगोल से आजकल जो NTA का पैटर्न बदला है, पॉपुलेशन से ज़्यादा पूछ रहा है, थॉट भी थोड़ा कम कर दिया है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में, यानी कि जो ह्यूमन वाले पार्ट हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का, उधर जो है जो ये ज़्यादा जा रहा है। रीजनल ज्योग्राफी में भी काफ़ी चीज़ें, यानी कि रीजनल प्लानिंग में जाता है, काफ़ी चीज़ें पूछता है। तो ये आपको फोकस करके चलना होगा। ठीक, अब देखिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे नेट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी मैं आपसे चर्चा करूँगा आगे। आप देखेंगे यहाँ पे, पहले आपको पूरा सिलेबस बता दें, फिर हम चर्चा करेंगे कि नेट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्यों करना चाहिए इसको, क्या इसका यदि आपका नहीं नेट निकल रहा है या JRF आप नहीं हो पा रहे हैं तो क्या कमियाँ उसमें आ रही हैं। ठीक, तो आर्थिक भूगोल की हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस इतना है कि आर्थिक गतिविधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, यहाँ से देखिए एक प्रश्न निश्चित रहता है।
ठीक। प्राकृतिक संसाधन वर्गीकरण वितरण संबंधी समस्याएं ये बहुत कम पूछता है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विश्व में विकसित और विकासशील देशों में ऊर्जा संकट ये भी कम आता है। यहाँ से आपका एक प्रश्न यहीं से निश्चित रहता है कि प्राइमरी एक्टिविटी या सेकेंडरी टर्शियरी किसी में पूछेगा। अभी इसमें कौन सी किताब लेंगे आप, तो इसमें आप SD मौर्य की ले सकते हैं या काशीनाथ जगदीश सिंह की ले लीजिए। ठीक, ये अलग अलग हैं। तो उसके बाद जो कृषि भूगोल है, तो कृषि भूगोल आप देखिए माजिद हुसैन सर का लीजिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक, माजिद हुसैन का। और कृषि भूगोल और भी आते हैं, चाहे आप SD मौर्य का भी ले सकते हैं या BM सिंह सर का भी आता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। इनका भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आती है। तो कृषि भूगोल आप माजिद हुसैन का लीजिए, सारा टॉपिक उसमें मिल जाएगा। ठीक, औद्योगिक भूगोल की हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये बहुत ही ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है और प्लस जो है इस पे कोई किताब भी बहुत नहीं मिलती हैं। ठीक, औद्योगिक भूगोल आता तो है SD मौर्य सर का, लेकिन जो इसमें आपका नेट के सिलेबस में है वो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। पहले तो ये देखिए बेबर का मिल जाएगा, हूबर मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा, प्रेड और स्मिथ। सिद्धांत तो आपके मिल जाएंगे और कुछ सिद्धांत उसमें मिलेंगे, कुछ नहीं मिलते हैं। ठीक, फिलहाल ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी किताब में भी मिल जाएगा, जो आप SD मौर्य के लेंगे उसमें भी मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अल्प विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव, पर्यटन उद्योग। अब देखिए यहाँ पे कि ज्योग्राफी में जो पर्यटन है उसके बारे में भी पूछा गया। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT एवं ज्ञान वृद्धि उद्योग, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक उद्योग के रूप में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो ये थोड़ा सा नए टॉपिक होते हैं। उसके बाद परिवहन एवं व्यापार भूगोल जो है, अभी HS गर्ग सर ने इसको लिखा है। फ़िलहाल ये किताब मैंने अभी प्रॉपर देखा नहीं है कि क्या क्या पॉइंट उन्होंने लिखा है, लेकिन कंटेंट हमने देखा था, तो ये सारे उसमें मिल रहे हैं कंटेंट। ठीक, HS गर्ग का है ये, आई थिंक साहित्य भवन पब्लिकेशन का है। ठीक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं या आप गूगल करेंगे तो काफ़ी रिसर्च पेपर इस पे पड़े हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसमें, और सारी चीज़ें तो आपका मिल ही जाएगा, जैसे वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब चीज़ें तो आप पाई जाएंगे। प्रादेशिक विकास देखिए, तो प्रादेशिक विकास यानी कि रीजनल प्लानिंग देखिए RC तिवारी सर की भी आती है, उसको आप ले सकते हैं। प्रादेशिक विकास या SD मौर्य सर की आप ले लीजिए, उन्होंने भी लिख दिया है। ठीक, कमलाकांत दुबे की भी आती है, कमलाकांत दुबे की आती है प्रादेशिक विकास यानी कि रीजनल प्लानिंग, तो उसमें ये सारे चीज़ें, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब कुछ इसमें आपको अलग से करने होंगे, जैसे वैश्विक आर्थिक खंड है, तो जो किताब होती है, किताब में चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल में अपडेट आती हैं। ठीक, तो इसको क्या करना है कि जब आप वैश्विक आर्थिक खंड पढ़िए, जो भी पढ़िए इसमें, उसको आप क्या करिए कि अपडेट करते पढ़िए करंट से। ठीक, उसके बाद हम लोग आ गए सांस्कृतिक सामाजिक में, तो सांस्कृतिक सामाजिक में बात करें तो इसमें आपका ये SD मौर्य से ही हो जाएगा, दोनों एक ही में आ जाती हैं, सांस्कृतिक सामाजिक। और उसके बाद राजनीतिक जो है ये आपका RD दीक्षित से हो जाएगा। ठीक, और हालांकि जो कोर्स चल रहा है, कोर्स में आपको टोटल कराया ही जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो ये खुद से पढ़ने के लिए आपके बताया जा रहा है। ठीक, तो ये किताबें आप ले सकते हैं। और ये देखिए वैश्विक आर्थिक खंडों में जो है ये भी आ जाएंगे, सार्क, आसियान, ओपेक, EU, यूरोपीय यूनियन, ये सभी आ जाएंगे उसमें। तो यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी उसको पढ़ना है और आपका प्रादेशिक वाले में भी इसको देखना है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफिकल थॉट की हम लोग बात करें तो थॉट में जो अभी आपका SD मौर्य सर की हो गई, माजिद हुसैन की है, सुदीप्तो अधिकारी की है। ठीक, तो जो इसमें आसान भाषा में वो है SD मौर्य की, तो ये आप लेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, सारे टॉपिक मैक्सिमम इसमें मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की हम लोग बात कर लें तो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में देखिए ज़्यादातर जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी
एनटीए की हम लोग बात कर लें तो, और एनटीए का जो अभी आपका जस्ट एग्ज़ाम जो हुआ है जनवरी में, इसका पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी पेपर ये जो प्राप्त हुआ है उसकी टाइपिंग चल रही है, तो वो जब प्रिपेयर हो जाएगा तो कल से उम्मीद है कि आप लोगों का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए कोरोप्लेथ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोई भी प्रैक्टिकल की आप किताब ले लेंगे, एनसीईआरटी में भी आपको ये सारा मिल जाएगा। अब जीआईएस की बात करें, जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो ज़्यादातर देखिए अब रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ठीक, इधर ही प्रश्न ज़्यादातर बनाए जा रहे हैं, तो ये आपको देख के चलना है। और रिमोट सेंसिंग को थोड़ा सा ढंग से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये हमने कराया है सारा चीज़, काई स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर, एनओवाई, ये आपका फर्स्ट पेपर में भी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पे भी आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिचयन, ये भी आपका वहाँ पे परिकल्पना वगैरह भी उसमें है रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ से देख लीजिए, उच्चता दर्शी वक्र, तुंगता, बारंबारता, एक प्रश्न इसमें हर बार रहता है। ठीक, तो वो मैं जब कराऊंगा यूनिट वाइज तो उसमें बताया जाता है कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया, कैसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर भी कराया जाएगा और जो बन सकने वाले प्रश्न है वो भी कराए जाते हैं। टेस्ट भी इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज। अब भारत के भूगोल की बात करें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। देखिए एक आपका यहाँ पे है कि जेठधारा, हिमालय, वाष्प हिमानी या क्रायोस्फीयर। तो आप जानते हैं कि अभी सबिन सर ने एक किताब लिखा है क्रायोजोग्राफी, जो हिम भूगोल के नाम से है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल ये आरसी तिवारी सर से मैक्सिमम इसमें आपका मिल जाएगा जो सिलेबस में इसमें दिया है। ठीक, एक दो टॉपिक हैं जो नहीं मिलेंगे, उसको कराया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अब तो देखिए भूआकृतिक क्षेत्र वगैरह से बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अपवाह तंत्र भी उतना नहीं पूछता, एक दो प्रश्न में दे देगा नहीं। तो अब जो पूछ रहे हैं ये ह्यूमन वाले पार्ट से ही, उद्योगों की तरफ आ रहे हैं, कृषि जलवायु प्रदेशों की तरफ आ रहे हैं, कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों की तरफ आ रहे हैं। ठीक, इन सभी से अब ज़्यादातर प्रश्न बन रहे हैं, मानसून से बन रहा है, जलवायु से बन रहा है। ठीक, अभी आपने जो आपका एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें देखिए आपका कोपेन का वर्गीकरण पूछा था जो भारत के संदर्भ में, उसमें आई थिंक AS दिया था शायद। ठीक, तो अब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, दोनों शिफ्ट को यहाँ पे हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये टोटल है आपका भूगोल का सिलेबस जो अपडेटेड है UGC नेट का, ये 2022 तक आपका ये अभी यही सिलेबस रहेगा। ठीक, ऐसा कोई सूचना नहीं है कि कोई बदलेगा। तो जून के लिए और दिसंबर के लिए, यदि दोनों के लिए आप प्रिपेयर हैं तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप चल रहा है उससे आप जुड़ सकते हैं और ग्रुप भी बना दिया गया है। ठीक, 20 तारीख से यहाँ पे कक्षाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी, इसी 20 से। उसके बाद देखिए ये तो हो गया हम लोगों का ज्योग्राफी का। फर्स्ट पेपर आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट पेपर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही रहता है आपके लिए पेपर में, क्योंकि यहाँ पे यदि आप स्कोर करेंगे तो आसानी से आपके लिए JRF ये कवर कर देगा। ठीक, क्योंकि विषय जो होता है, विषय में आप लगभग एवरेज रहते हैं। फर्स्ट पेपर में जो प्रश्न आते हैं इसमें यदि आपका स्कोर 30 के आसपास पहुंच गया तो आप मान के चलिए कि यदि एवरेज आप ज्योग्राफी में किए तो आप JRF हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर फर्स्ट पेपर के लिए आपको क्या करना है। तो फर्स्ट पेपर में भी आपको PYQ पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर निश्चित तौर पे आपको ये देखने हैं और डिटेल्ड वाले सॉल्व के लिए देखने हैं। अब आपके यहाँ जो भी प्रकाशन अवेलेबल हो आप उसे देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये हमने प्लेलिस्ट में कराया रखा है, तो उसको आप वहाँ से जाके यूनिट वाइज जो प्रैक्टिस कराया है क्वेश्चन वो भी आप देख सकते हैं। और कौन सी किताब फर्स्ट पेपर के लिए ज़्यादा सही रहेगी, तो एक तो आपका आप लोग जानते हैं KVS मदान। ठीक, दूसरा आपका दृष्टि पब्लिकेशन की भी आती है और ऑक्सफोर्ड की आती है। ठीक, किताबें आप कोई भी लेंगे, सिलेबस मैक्सिमम चीज़ें कवर कर देंगी। ठीक, अब समझना इसमें यह है आपको कि जो शिक्षण अभिरुचि आप पढ़ते हैं तो इसमें टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए और हर एक टॉपिक पे जितने भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछे गए हैं उन पेपर को भी सॉल्व करते चलिए कि किस तरह से इस यूनिट से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। क्या नॉर्मल डायरेक्ट जो है टॉपिक से उठा के दे दिया जा रहा है या और डीप बन रहा है। देखिए हायर में आपका जो फर्स्ट पेपर 30 क्वेश्चन होता है,
असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो वहाँ पे लगभग 5 से 7 प्रश्न आपका इसी से आ जाएगा, शिक्षण से। अब की बार देखिए जो हुआ है यूपी में, वहाँ पे यही पूछ दिया था डायरेक्ट, शिक्षण का जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है उसी को डायरेक्ट पूछ दिया था, कौन सा इसमें है कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक। शिक्षण अभिरुचि हो गया। उसके बाद देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो यहाँ पे सिलेबस है PDF भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो ग्रुप बनाया गया तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को। शोध अभिवृत्ति हो गया, बोध हो गया। अब देखिए ये बहुत आसान होते हैं और इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक ये है कि जब आप पैराग्राफ, देखिए जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा ही, तो ऑनलाइन में ऐसे पैराग्राफ दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन यही पैराग्राफ दोबारा यहाँ मिलेगा, इस पे दूसरा क्वेश्चन यही पैराग्राफ दोबारा मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन यही चौथी बार मिलेगा, चौथा क्वेश्चन यही पैराग्राफ 5वीं बार मिलेगा, ठीक। अब देखिए इसमें आपको कम समय पाने के लिए क्या करना, सबसे पहले आप दिए गए प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर पैराग्राफ को पढ़िए। जहाँ ये आपको ये लाइन टच कर जाए, आप इस क्वेश्चन को सही या गलत जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको करिए, आगे आइए। फिर इसको प्रश्न को पढ़िए, फिर आप क्या करिए, पैराग्राफ में देखिए कौन सी लाइन में ये मैच कर रहा है, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ से आ जाएगा। क्योंकि यदि आप पैराग्राफ पहले पढ़ेंगे तो आपका समय वैसे भी 10 मिनट चला जाएगा, ठीक। फिर आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आप पैराग्राफ में आएंगे कि यार कहाँ मैंने लाइन वो पढ़ी थी, ठीक। तो ये चीज़ें आपका टाइम टेकन हो जाएगा और इसीलिए ज़्यादातर लोगों के प्रश्न एग्जाम में छूट जाते हैं। और जो लोग कई बार दिए होते हैं उनके लिए ये समय मैनेज हो जाता है, लेकिन जो पहली बार देने जा रहे होते हैं उनके लिए ये समस्या होती है। उसके बाद देखिए संप्रेषण में जो ज़्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये इस टॉपिक से हो गए और आपका बाधाओं से, अभी भी बाधाओं से आपसे पूछा गया था। लेकिन पढ़ना आपको पूरा सिलेबस है, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट आप इसे मत ढूंढिएगा, क्योंकि अब NTA का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, कहीं से कोई भी प्रश्न दे रहा है, ठीक। कई तो करंट दिया था जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं था। गणितीय तर्क में देखिए तर्कों के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध यानी कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग आपको पढ़नी है और गणित भी पढ़ने हैं, ठीक, सिंपल भाषा में। युक्त तर्क में, लॉजिकल रीजनिंग में देखिए आपका जो है जो ढांचा या लक्ष्यार्थ, वस्तुअर्थ, ये सारी चीज़ें पढ़नी ही है, वो कराया भी गया है। तर्कशास्त्र यानी कि देखिए इंडियन लॉजिक भी पढ़नी है आपको। यदि आपने BA में फिलोसफी पढ़ा होगा तो आप लॉजिक पढ़े होंगे। लॉजिक का मतलब वही चीज़ें। अब इसमें देखिए प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये सारी चीज़ें आपको कराया भी जाएगा और किताबों में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। KVS मैदान ले लेंगे, सारा चीज़ मिल जाएगा। आंकड़ों की व्याख्या की हम लोग बात करें तो आंकड़ों का प्राप्ति स्रोत क्या है, वर्गीकरण क्या है, पाई चार्ट, यहाँ से देखिए आपका जो DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये देगा। इस पे कम से कम 5 प्रश्न देंगे और इसके मेथड को यदि आप समझ लेंगे तो आसानी से आप यहाँ पे 5 सही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर अच्छा स्कोर करने का फार्मूला यही है कि आप जो बोध वाला है, पैराग्राफ वाला, उसको गलत मत करिए। 5 यहाँ से आपका हो गया क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग को समझिए, 5 में से कम आप 3 से 4 सही कर ले जाएंगे, तो 8 से 9 यहीं से 2 ही से हो गए, ठीक। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आ जाइए। संप्रेषण वगैरह, मान लीजिए रिसर्च आपने नहीं पढ़ा, टीचिंग आपको नहीं आ रही, तो मैं बता रहा हूँ। और रीजनिंग आपको जो 5 मान लीजिए रीजनिंग दिए जाएंगे, तो 5 रीजनिंग में यदि आप रीजनिंग थोड़ा भी फोकस करेंगे 3 कर ले जाएंगे, तो 12-15 यही हो गए, ठीक। ICT में देखिए यहाँ पे एब्रिविएशन देते हैं, संक्षिप्तियाँ देंगे, कहेंगे फुल फॉर्म क्या है, तो एक प्रश्न तो फुल फॉर्म से दे ही देता है, ठीक। इंटरनेट में आप ईमेल पढ़ लीजिए, ईमेल से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ICT और सुशासन एक आ जाएगा, यानी कि यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आपका ज्योग्राफी में भी काम देगा, इसमें भी काम देगा, क्योंकि कई प्रश्न 1-2 प्रश्न ज्योग्राफी में यहाँ से कर दिए जाते हैं। अब देखिए यूनिट नंबर 9, ये आपका पर्यावरण भूगोल जो आप लेंगे उसी में सारा सिलेबस इसका भी आ जाएगा। यानी कि भूगोल वालों के लिए फ़ायदा ये भी है कि यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो ये में 5 जो आएगा तो 5 में 5 आप सही करेंगे, ठीक। और यहाँ पे SDG और MDG, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, MDG यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये देखिए दिया भी गया है, मिलेनियम विकास, और इन दोनों से आपका एक प्रश्न कंफर्म होता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यहाँ से आपका एक प्रश्न होता है। पढ़ना आपको सब है, इसको आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि आपका भूगोल में काफ़ी प्रश्न हो जाएगा,
ठीक। और भूगोल वाला पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। उच्च शिक्षा में पहले तो यहाँ पे देखिए उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा स्वतंत्रता के बाद, तो यहाँ पे जो आपका मिल जाएगा, अब देखिए पॉलिटी इसमें से काफ़ी हद तक हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जोड़ा है। यहाँ पे आप यूजीसी को पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न यूजीसी से आपको मिल जाएगा। ठीक। जो रिपोर्ट आती हैं, नैक की रिपोर्ट हो गई या वर्ल्ड जो रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल की, वो आप देख लीजिए, वहाँ से एक आध प्रश्न दे देता है। तो यानी कि जो सिलेबस है अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक। और यहाँ पे फर्स्ट पेपर का भी कोर्स चल रहा है तो वो भी आपको यहाँ से करा दिया जाएगा। और जो भी यहाँ पे मैं कराया जाता है वो आपका क्या होता है कि पूरे टॉपिक टू टॉपिक होंगे, प्लस जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक। तो इससे आपका क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराए जाएंगे कि भैया ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, आप इसको भी चॉइस करिए, सॉल्व करिए। आपको कोई नहीं आता है तो आप पूछिए। ठीक। तो ये है टोटल सिलेबस का डिस्कशन। अब हम बात करते हैं कि आखिर नेट, क्योंकि आप सुनते होंगे कि कोई पीएचडी में एडमिशन ले लिया विदाउट नेट का और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, ऐसे बन गया, वैसे बन गया। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो अब देखिए नेट के क्या फ़ायदे हैं। तो नेट से पहली बात तो ये कि जब आप नेट पास हो जाते हैं तो आप योग्य हो जाते हैं जो प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए। ठीक। पहला तो ये। दूसरा, जो गेस्ट फैकल्टी आती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पे भी आप नेट हैं तो पढ़ा सकते हैं। ठीक। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये कि अभी आपने देखा था कि एक जियो जारी हुआ था, गवर्नमेंट ऑर्डर, कि अब जो है जो नेट पास नहीं है वो पीएचडी नहीं कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी पीएचडी रख दी गई है। ठीक। नेट के लिए यानी पीएचडी के लिए नेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी रख दी गई है। तो आप पीएचडी करना चाहेंगे। अब देखिए कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर क्या नेट कर लेने से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे कि नहीं, क्योंकि 2023 से जो है अब कंपलसरी कर देगा पीएचडी, तो क्या हम बन पाएंगे कि नहीं, उसकी भी बात हम लोग कर लें। तो देखिए जो आयोगों से वैकेंसियाँ आती हैं, जैसे आप यदि किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लें या बीएचयू की बात कर लें या दिल्ली यूनिवर्सिटी की कर लें, जेएनयू की कर लें, तो वहाँ पे जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भरे जाते हैं उनके लिए एपीआई बनती है। एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है उस पर मार्क्स मिलता है। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ये रखे जाते हैं। तो जैसे हाई स्कूल में आपका कितना मार्क्स है, 60 से 80% वालों का सेम पॉइंट मिलता है। अब इसमें देखिए फ़ायदा ये होता है कि नेट वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं, लेकिन फाइनली नेट वाले सेलेक्ट कम होते हैं पीएचडी वालों की अपेक्षा, क्योंकि पीएचडी वालों को 25 मार्क्स या 25 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं, जबकि नेट के कहीं 7 मिलते हैं, कहीं 5 मिलते हैं, कहीं मान लीजिए 10 दे देते हैं जेआरएफ को। तो ये इतना रहता है। तो अब नेट की अपेक्षा ये आपका देखिए 25 हो गया ना, 2 गुना 3 गुने के बराबर हो गया। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उसमें बहुत कम लोग नेट वाले बन पाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आयोगों से वैकेंसी आती हैं, यदि हम मान के चलें कि जैसे यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन कमीशन से वैकेंसी आई, हरियाणा में जो वैकेंसी आती है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से, और राजस्थान में जो आती है ठीक आरपीएससी से कॉलेज लेक्चरर की, छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, बिहार में केवल जो वैकेंसी अभी भरी गई यहाँ पे एपीआई मांगा था। हालांकि यहाँ पे नेट वाले फॉर्म भर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं था, इसलिए एपीआई में डायरेक्ट जो पीएचडी वाले वो बढ़ जाते हैं। ठीक। तो यहीं पे थोड़ा ये कमी रही है कि यहाँ पे नेट वालों के लिए थोड़ा सा कम मौका हो जाता है, लेकिन हर जगह जैसे हायर में आपका यहाँ पे पीएचडी हो या नेट हो सब बराबर हैं। ठीक। तो यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं हायर एजुकेशन कमीशन से। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पे आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे आपको पीएचडी की भी आवश्यकता नहीं होगी, कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और उसके बाद बन जाइए।
ठीक, तो ये हैं नेट के फ़ायदे। और नेट देखिए कई कई जगह जो है इसी बेस्ड पे रख दिए जाते हैं, जो टीचर हैं या मान लीजिए कहीं गेस्ट फैकल्टी आई तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जैसे गेस्ट में कई कई जगह आपका 30,000 40,000 या 50,000 तक भी सैलरी देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे कहीं आपको 15 मिलेगा, कहीं 20 मिलेगा, कहीं 25 मिलेगा, कहीं 10 मिलेगा। तो वो मैनेजर अपने अकॉर्डिंग देते हैं, कभी देते भी हैं, कभी किसी किसी को नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं, लेकिन ये नेट करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं ये हमने बताया। ठीक, नेट JRF करने से आप देखिए जब आप PhD करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो नेट में आपका 10 से 12,000 रुपये मंथली आपको मिलते हैं स्कॉलरशिप। जबकि JRF होने पे जो आपकी स्कॉलरशिप मिलती है ये 30-32 हज़ार मिलती है, कहीं कहीं 35 हो जाती है। तो वो सिटी के हिसाब से होती है। ठीक, ये मंथली आपको मिलते हैं स्कॉलरशिप। ये 5 ईयर तक मिलेगा, ये भी आपका उतना मिलेगा 5 ईयर। ठीक, अब देखिए जब आप JRF के बाद SRF हो जाते हैं तो ये स्कॉलरशिप बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्या है नेट, क्या है JRF, क्या है PhD। नेट करके आप क्या करेंगे। ठीक, क्योंकि अधिकतर लोगों के दिमाग में विचार आता भी है और मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि जो नेट का हालत चल रही है अभी, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे अगर सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी तो इन फ्यूचर में जो है काफ़ी चीज़ें पारदर्शिता हो जाएगी। और जो प्राइवेट कॉलेजों में 10 से 15 हज़ार देते हैं तो वो आराम से जो है सैलरी बढ़ा के कम से कम 25 से 30 हज़ार कर देंगे यदि पारदर्शिता हुई तो। ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, इससे ऊपर जाएगी, कम नहीं होगा। क्योंकि नेट जो पास होते हैं यदि हम देखें एक विषय की बात करें, जैसे भूगोल की हम लोग बात कर लें तो पूरे ऑल इंडिया में लगभग 4,000 से 5,000 लोग जो है नेट JRF दोनों मिला के, ठीक, 4,000 से 5,000 लोग पास होते हैं पूरे भारत में। ठीक, और इसमें कई कई लोग जो है JRF के लिए कोशिश करते हैं तो इसमें उनके पास नेट का किसी के पास 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, चूँकि जो फॉर्म अप्लाई जब होता है तो उसमें विकल्प नहीं देता ना, उसमें JRF के साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी इंक्लूड किए रखा गया और नेट का अलग से रखता है। तो इसलिए उसमें जो है ये समस्या आती है, तभी कई कई जो है लोग कई बार नेट इसमें हो जाते हैं। कारण ये है कि JRF के चक्कर में। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे मिथक जो नेट से रिलेटेड हैं वो सारी क्वेरी आपकी ख़त्म हो गई होंगी। नेट के सिलेबस के बारे में कितना आपका इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप आराम से पूरा अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपके कोई प्रश्न बचे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपके कोई प्रश्न छूट गए हो या जिसको हमने ना बताया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आगे उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक, तो कल से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो अभी पेपर आपका हुआ है उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। उसके बाद जो है आपका जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व किया जाएगा, डिटेल्ड में हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके चैनल के काफ़ी वीडियोज़ आपके पड़े हैं, उसमें थॉट के कंप्लीट कोर्स उसमें है, टोटल फ्री है, आप उसको देखिए और नोट डाउन करिए। ठीक, मैक्सिमम उसमें आप कवर कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर का भी उसमें कराया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।